Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the topic corporate renewal strategies, जिसके अंदर हम लोग इसका मीनिंग पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रैटेजीज, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट विल बिगिन विद द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रैटेजी. सबसे पहले तो ये कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रैटेजी जो है इसका दूसरा नाम है टर्न अराउंड मैनेजमेंट. नो, टर्न अराउंड क्या होता है ये हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था कि जब भी कोई भी कंपनी लॉसेस में जाती है तो उस केस में वो कंपनी को वापस से प्रॉफिट मेकिंग में लाना उसको टर्न अराउंड बोला जाता है. सो यहाँ पे भी सेम होता है कि एक ट्रबल्ड कंपनी होती है. ट्रबल्ड कंपनी मतलब क्या, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स है, मतलब लोन है, या वो कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में चली गई है, तो ऐसे कंपनी को यहाँ पे क्या किया जाता है, सेव करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाता है और वो कंपनी को वापस से सॉल्वेंसी पोजीशन पे लाया जाता है. सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब क्या, फाइनेंशियली हेल्दी या फाइनेंशियली स्ट्रांग. मतलब इन शॉर्ट ये कंपनी में काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, वो कंपनी को अभी वापस से हम लोग को क्या करना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है या उसको वापस से प्रॉफिट मेकिंग में टर्न करना है. दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी. यहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस फॉल होने की क्या रीजंस है और वो रीजंस को रेक्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है. यहाँ पे देखो किस तरीके से कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रैटेजी जो होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो सबसे पहले मैनेजमेंट रिव्यू करता है कि फेलियर के क्या कॉजेज है, स्वोट एनालिसिस किया जाता है. उसके बाद में मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान बनाता है और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाता है कि किस तरीके से हम लोग कंपनी को लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में ला सकते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. और फिर कुछ टर्न अराउंड प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब ये लोग टर्न अराउंड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं. काफी सारी कंपनी को इन्होंने क्या किया है, टर्न अराउंड करके लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में लाया. तो ऐसे प्रोफेशनल्स को आप लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा. वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजिक प्लान और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो प्लान को रिव्यू करते रहते हैं और उसमें अगर कोई भी चेंजेस की जरूरत होती है तो टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं. और इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को वापस से सॉल्वेंसी पोजीशन में लाते हैं. तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ताकि कंपनी को हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग और फाइनेंशियली फिट बना पाए. नाउ विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी. कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है. Internal factors means the factors which are within the organization or external factors means the factors which are outside the organization. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि कब हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो सकती है या कब फेलियर हो सकती है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. सो पहले हम लोग इंटरनल फैक्टर से स्टार्ट करते हैं. पहला इंटरनल फैक्टर है मैनेजमेंट फिलोसॉफी. नो, मैनेजमेंट फिलोसॉफी मीन्स कि आपका मैनेजमेंट जो है उसका एटीट्यूड कैसा है, हाउ दे थिंक. ओके, सो बेसिकली मैनेजमेंट की दो फिलोसॉफीज हो सकती है, प्रोग्रेसिव और ट्रेडिशनल. अगर सपोज आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्रोग्रेसिव है, ओके, वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचते हैं कि कंपनी को हम लोग को क्या करना है, ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली वहां पे उस केस में क्या होता है, कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो होती है वो सक्सेसफुल हो पाती है. बिकॉज ये मैनेजमेंट जो है वो रीजन फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों लो हो रहा है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. बट अगर सपोज आपकी कंपनी का मैनेजमेंट ट्रेडिशनल थॉट्स वाला है तो डेफिनेटली आपकी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. वो लोग कभी भी एफर्ट्स नहीं करेंगे ये फाइंड आउट करने की कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों लो हो रहा है और उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे. इनफैक्ट वो लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो बंद करेंगे और वो पैसे को शायद तक वो लोग दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे. तो दे विल नॉट मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग द कंपनी बैक टू द प्रीवियस पोजीशन. तो इस तरीके से मैनेजमेंट फिलोसॉफी जो होती है वो कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करती है. सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज. बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्टिव और सेंसिबल रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाकी रिसोर्सेज के कंपेयर में. ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिटी और क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए. क्वालिटी मतलब क्या, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, शॉर्टेज नहीं होना चाहिए.
जब ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिटी और क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ये एम्प्लॉयज का सपोर्ट मिलता है और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल हो जाती है बिकॉज एम्प्लॉय जो है अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ कंपनी को वापस से प्रीवियस पोजीशन पे ला सकते हैं। थर्ड है फिजिकल रिसोर्सेस। ना फिजिकल रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं तो जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है या जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है, ये सब फिजिकल रिसोर्सेस में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा क्या करना चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस यूज करने चाहिए जिससे क्या होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जब आप कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं और कस्टमर सेटिस्फाई होने की वजह से कंपनी का सेल बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कंपनी की कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सो कंपनी लॉस में से क्या हो रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कैपिटल। तो कंपनी कहाँ से कैपिटल रेज कर रही है और कहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनेंस जो होता है वो हर एक बिजनेस का ब्लड होता है। कंपनी को प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने आना चाहिए। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, राइट सोर्स से फाइनेंस को रेज करना और राइट जगह पे वो फाइनेंस को यूटिलाइज करना प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल हो पाता है। नेक्स्ट वन इज लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट इनके बीच का रिलेशन कैसा है। सो कोर्डियल रिलेशन होना चाहिए लेबर मैनेजमेंट के बीच में। कोर्डियल रिलेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, दे शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर। मैनेजमेंट जो है उन्होंने हमेशा एम्प्लॉयज के सजेशंस को इनवाइट करने चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। प्लस मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो कंपनी का ही एक हिस्सा ऐसा कंसिडर करना चाहिए। और सेम तरीके से एम्प्लॉयज ने भी जो है वो अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाने चाहिए और अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करने चाहिए क्योंकि जनरली कंपनी के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं जब उनको सैलरी बढ़ा के चाहिए रहते हैं, उनको बेनिफिट्स चाहिए रहते हैं, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो सकता है। सो मैनेजमेंट ने भी एम्प्लॉय को कंसिडर करना चाहिए और एम्प्लॉय ने भी मैनेजमेंट को कंसिडर करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की वजह से, जिसकी वजह से वर्किंग एनवायरनमेंट जो हेल्दी हो जाता है और हम हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक साथ होके काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से ही कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकेगी। बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ओके जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए सबने क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है फेल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन सफर हो जाएगा, प्रोडक्शन सफर होगा तो उसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट सफर हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला एक्सटर्नल फैक्टर है कस्टमर्स। कस्टमर के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, चॉइसेस होते हैं, वो कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर होता है। मतलब हर एक बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी कस्टमर्स कैसे सेटिस्फाई होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर रिसर्च करना चाहिए। कस्टमर रिसर्च करके उनको कस्टमर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पता चल सकते हैं। वो नीड एंड रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके हिसाब से वो लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस में। ओके तो इस तरीके से कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने में हेल्प होगा और ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कस्टमर रिसर्च करके कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट ऑफर करना जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, ये काफी जरूरी होता है कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए। सेकेंड फैक्टर इज कॉम्पिटिटर। नाउ कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी हमारे कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। हमेशा बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिटर के मूव्स के ऊपर या कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेसमैन को
अपने कॉम्पिटिटर के साथ इफेक्टिवली कॉम्पीट करने को हेल्प होगा। और अगर हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के साथ इफेक्टिवली कॉम्पीट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा और हमारे बिजनेस का ग्रोथ होते रहेगा। मतलब जैसे कि अगर सपोज कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा है तो हम लोग को भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। कॉम्पिटिटर अगर कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको भी कस्टमर को डिस्काउंट्स देने चाहिए। कॉम्पिटिटर अगर कोई पर्टिकुलर प्रमोशनल मीडिया यूज कर रहा है कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो हम लोग को भी वो करना चाहिए। सो जो जो चीजें कॉम्पिटिटर कर रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना जरूरी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या आ सकता है, तो टैक्सेशन पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें जो होती है वो भी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर सपोज टैक्स रेट कम हो गया तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो सकती है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी और कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी का कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। सेम तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होती है वो भी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो है उसको कम कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के ऊपर जो भी टैक्सेस होते हैं वो कम कर दिए, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको कम कर दिए, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है ना। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, अगेन इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो कंपनी को फंड्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं जिसको कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है वो कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जैसे मेक इन इंडिया वगैरह, इसका भी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज सप्लायर। सप्लायर जो होते हैं वो हम लोग को रॉ मटेरियल और मशीनरी सप्लाई करते हैं और ये कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है उसको सक्सेसफुल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर जो हम लोग को क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं उसको कंसिडर करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और टाइमली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इसको कंसिडर करना चाहिए। प्लस जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसके पेमेंट के बारे में भी कंसिडरेशन करना चाहिए। अगर सपोज सप्लायर हम लोग को ट्रेड पीरियड में एक्सटेंशन देता है और अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल टाइम पे सप्लाई करते हैं, प्लस हम लोग को हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करने के लिए हम लोग को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग अपने कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से सप्लायर का सपोर्ट होना काफी जरूरी है हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हम लोग को फंड्स प्रोवाइड करते हैं या कैपिटल प्रोवाइड करते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए। कंपनी जो है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में से जा रही है और उनको इन्वेस्टर के सपोर्ट की यहाँ पे काफी जरूरत होती है। इन्वेस्टर जो है वो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में कंपनी ने क्या करना चाहिए कि वो फंड्स को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिटेबल जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए और केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिल जाए या कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। सो यहाँ पे इन्वेस्टर का सपोर्ट जो है वो भी काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज सोसाइटी। नाउ हर एक बिजनेसमैन को सोसाइटी का सपोर्ट होना काफी जरूरी है, तब जाके हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल हो सकती है। बिना सोसाइटी के सपोर्ट हम लोग अपने कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे नहीं। तो हमेशा हम लोग को सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए ना। सोसाइटी हमेशा उसी बिजनेस को सपोर्ट करते हैं जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। नाउ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद में अपनी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे कि हम लोग को जब भी हम लोग कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग को इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी चाहिए कि वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, कंपटीशन कितनी ज्यादा है वो देखनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग को देखने चाहिए, तब जाके हम लोग हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो ये सारे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। नाउ विल सी द कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट रिन्यूअल। मतलब क्या कि कंपनी लॉसेस में क्यों चली जाती है या कंपनी के डेट्स जो है या लोन जो हो क्यों बढ़ते हैं उसके कॉजेज हम लोग देखेंगे। इसके अंदर अगेन कुछ इंटरनल कॉजेज है और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इंटरनल कॉजेज।
पहला इंटरनल कॉज है प्रोडक्शन रिलेटेड कॉज। ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्रोडक्शन में कुछ भी इश्यू होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अफेक्ट हो सकती है और उसका परिणाम जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो सकता है। ना प्रोडक्शन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। प्लांट साइट जो हमने सिलेक्ट किया है वो प्लांट साइट प्रॉपर नहीं है, मतलब मार्केट से हमारा प्लांट जो है वो दूर है, या रॉ मटेरियल से हमारा प्लांट जो है काफी दूर है। प्लांट मतलब हमारी फैक्ट्री वगैरह हो सकती है। देन हमारी जो टेक्नोलॉजी या मशीन है वो ऑब्सोलेट है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, वो आउटडेटेड है। और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग को कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये सब चीजें नहीं की तो हमारा प्रोडक्शन इशू हो सकता है और उसका परिणाम जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग रिलेटेड कॉजेज। ना मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो 4 P's होते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। हम लोग को यहाँ पे ये 4 P's को प्रॉपर ब्लेंड करना चाहिए, प्रॉपर मिक्स करना चाहिए। मतलब हम लोग को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी रीजनेबल प्राइस में, और उसका प्रॉपर प्रमोशन करके प्रॉपर टाइम पे मार्केट में हम लोग को वो अवेलेबल करके देना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे 4 P's को ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे मार्केटिंग के अंदर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है, हमारी प्राइस जो है वो फॉल्टी है, मीन्स वी आर नॉट चार्जिंग द प्रॉपर प्राइस। हमारा प्रमोशन मिक्स जो वो इनफेक्टिव है, जो कस्टमर को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता या इंड्यूस नहीं करता है। उसी के साथ साथ हमने जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट किया वो इनअप्रोप्रिएट है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो सकता है, उसका परिणाम हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे और फिर बाद में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस रिलेटेड कॉजेज। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको फाइनेंस बोला जाता है। ना फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको राइट जगह से कैपिटल को रेज करना है और राइट जगह पे वो कैपिटल को यूटिलाइज करना है, जहां से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। ना कभी कभी क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग जगह से अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं और नॉन प्रोडक्टिव पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। सो फाइनेंस के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जहां से हमने फाइनेंस लिया है वो प्रॉपर सोर्स नहीं है, हम लोग ने रॉन्ग जगह पे पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिफेक्टिव है, प्रॉपर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है मेंटेन नहीं किया है, मतलब जैसे हम लोग को डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का बैलेंस करना चाहिए वो हमने नहीं किया है, और हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी, वो काफी फॉल्टी है। इट मीन्स कि हम लोग कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं, मे बी 6 मंथ्स और मोर देन दैट। इवन हमारी डिविडेंड पॉलिसी है वो प्रॉपर नहीं है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो होती है वो फेल हो सकती है, जिसकी वजह से हमको लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एचआर रिलेटेड कॉजेज। सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका रिटेंशन, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड और कमिटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मिलते हैं। एचआर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी फेल होकर हमको लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बराबर नहीं किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो लैकिंग है, मीन्स हम लोग प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं, ये सब नहीं किया जाता है। अनसाइंटिफिक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया जाता है, मीन्स प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर एडवर्टीजमेंट देना, एप्लीकेशन को बुलाना, एप्लीकेशन को इनवाइट करना, एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करना, फिर उनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना। तो ये सब चीजें फॉलो नहीं करने की वजह से जो हम लोग एम्प्लॉयज सिलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं सिलेक्ट कर पाते हम लोग। उसके साथ साथ हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फॉल्टी है। उसी तरीके से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो काफी फॉल्टी है, मतलब हम लोग एम्प्लॉयज को नीड बेस्ड ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं या इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनका नॉलेज, एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर जो है इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, जो ट्रेनिंग की वजह से होना चाहिए था।
और हम लोग की प्रमोशनल पॉलिसीज जो है वो भी फॉल्टी है, मतलब प्रमोशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बायसनेस की जाती है। उसी के साथ साथ कॉम्पेंसेशन पॉलिसी भी हमारी इनअप्रोप्रिएट है। प्रॉपर हम लोग एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन नहीं पे कर पा रहे हैं, जैसे कि सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, बोनस पे होना चाहिए, अलाउंसेस वगैरह देने चाहिए, ये सब चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल लो हो जाता है, और उसके वजह से उसका परिणाम जो है उनके परफॉर्मेंस पे होके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। अभी हम लोग कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में जाती है। पहला है कस्टमर्स। कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, चॉइस जो होता है वो कॉर्पोरेट रिन्यूअल को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग का कोर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक फर्म जो है अपने कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स ऑफर नहीं कर रही है, पुअर क्वालिटी के गुड्स उनको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, और जिससे डिमांड जो है वो कम कम होती जाती है, एंड अगेन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। दूसरा है कंपटीशन। नाउ कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, या अपने किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, उसी के साथ साथ प्राइस रिडक्शन करना, प्रमोशनल एक्टिविटी, तो ये सब चीजें जो है वो कॉम्पिटिटर करते रहते हैं, जिसका परिणाम हमारे बिजनेस के ऊपर हो सकता है। सो मार्केटिंग मैनेजर ने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो लोग क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं वो हम लोग को पता चलना जरूरी है। तो कॉम्पिटिटर की जो नई नई स्ट्रैटेजीज है उसका हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज। ना चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज में कौन कौन आते हैं, तो एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर। ये लोग क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर होते हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट जो होता है वो कस्टमर तक डिलीवर करने का काम करते हैं ना। अगर हम लोग को लार्ज मार्केट कवर करना है तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर इंटरमीडियरी सिलेक्ट करना काफी जरूरी होता है। काफी बार क्या होता है कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग उनको प्रॉपर कमीशन नहीं देते हैं, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलेट है, मतलब आउटडेटेड है, जिसकी वजह से इंटरमीडियरी उसको प्रमोट करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर जो है उनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्लस कमीशन भी अच्छा दे रहे हैं, इसकी वजह से वो उनके प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से चैनल ऑफ इंटरमीडियरी के डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो उनको कॉर्पोरेट रिन्यूअल करना पड़ सकता है, मतलब कंपनी लॉस में जा सकती है। नेक्स्ट फैक्टर इज सोसाइटी। ना जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोग प्रमोट करते हैं उसको सोसाइटी का हमेशा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि स्वोट एनालिसिस अंडरटेक करना चाहिए, और स्वोट एनालिसिस करके हम लोग को उनके डिससेटिस्फेक्शन का या उनके अपोजिशन का रूट कॉज फाइंड आउट करना है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन कर सकते हैं, और जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट हम लोग सोसाइटी को ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही सबसे बड़ी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। वो उस समय के क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। और ये एलपीजी की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में आना शुरू हो गया था, और इंडियन कंपनी जो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, तो वो भी क्या होने लग गया, इंडियन कंपनी के लिए एक लॉस का और कॉर्पोरेट रिन्यूअल का रीजन होने लग गया। जैसे कि अमेजोन है, ये इंडियन मार्केट में एंट्री करने की वजह से इंडियन बिजनेस के लिए क्या हो गया, काफी ज्यादा थ्रेट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस के फेवर में नहीं है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ये सब चीजें जो है वो हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं है, और इस वजह से हमारी कॉर्पोरेट रिन्यूअल स्ट्रेटेजी जो है एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं और हम लोग को लॉसेस हो सकते हैं। सो ऑल दीज वर कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट रिन्यूअल। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.